काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी बहुरी करेगा कब। हेलो एवरीवन, मनीष सर फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई उत्साह के साथ। आप सभी का कॉमर्स मशीन बाय मनीष सर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कबीर का दोहा है, अभी मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। टाइम को, इस दोहे से हमें पता चलता है कि टाइम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। टाइम इज प्राइसलेस। तो टाइम का हमें कैसे सदुपयोग करना चाहिए, जो काम हमें कल करने हैं वो हमें आज करने चाहिए, जो आज करने हैं वो अभी करने चाहिए। बिल्कुल भी विलंब नहीं होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट सोचते रहते हैं कि कल पढ़ लेंगे, आज छोड़ते हैं, परसों पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, भी तो बहुत दिन पड़े हैं एग्जाम के अंदर। तो देखते देखते हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि एग्जाम बिल्कुल हमारे नजदीक आ जाते हैं और हमारी वो प्रिपरेशन नहीं होती, वो हम जो तैयारी जो सोच के चलते हैं हम वो नहीं कर पाते। उसका रीजन है कि हम टाइम का सदुपयोग नहीं करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट लाइफ के अंदर, यदि आपको सफलता हासिल करनी है, एक मुकाम पे पहुंचना है, तो आपको टाइम का सदुपयोग करना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप अनुशासन के अंदर होंगे, जितना ज्यादा आप टाइम को वैल्यू करोगे, उतना ज्यादा ही आप सफलता की ओर और उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, कक्षा 11वीं का 11th क्लास का टॉपिक है, हमारा चैप्टर नंबर 3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बिजनेस की अकाउंट्स की फाउंडेशन है। इसको मैं अकाउंट्स की फाउंडेशन क्यों कहता हूं? क्योंकि अकाउंट्स जो होता है, हम कोई भी चीज जब अकाउंट्स में करते हैं तो उसके कुछ तरीके होते हैं कि हम कोई भी चीज जब अकाउंट्स में बना रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसका बेस क्या है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स हवा के अंदर ही है कि कुछ भी हमने बोल दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास हर चीज का एक रीजन है। वाई वी आर डूइंग दिस, हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका। तो सारे के सारे हमारे रीजंस हमारे पास होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत रूल बेस्ड है, एक ऑथेंटिक सिस्टम है, यूनिवर्सली अप्लाइड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही अकाउंट्स यूज होता है। जो भी हमारे पास चीजें हैं वो भी हमने बाहर से, जो अदर कंट्रीज है वहीं से हमने सारी की सारी चीजें, उन वहां पर अकाउंट्स वाइडली यूज होता है। तो सारी की सारी चीजें हमारे देश के अंदर भी वो है। थोड़ी बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, वो हमें ध्यान रखना होता है। अदरवाइज आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन एएस। तो इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना है कि अकाउंट्स के अंदर स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अकाउंटिंग आईएफआरएस क्या होता है, गैप क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अजम्पशंस क्या होती हैं। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो यदि आपको प्रैक्टिकल चैप्टर्स करने हैं और वहां जब आपके मन में कुछ संदेह आएंगे कि हम ये सर क्यों कर रहे हैं, आप ही पूछोगे कि सर हमें ये चीज हमने क्यों की है, तो उसका आंसर हम बोलते हैं कि बेटा चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको बताया था ना कि वो वाला प्रिंसिपल है, तो वो वाला प्रिंसिपल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि वो कौन सी चीजें हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और क्या चीजें होती हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। आप मान के चलिए, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग की एक बहुत स्ट्रांग नींव होती है। तो अकाउंट्स को यदि खड़े होना है, यदि अकाउंट्स को यदि आपको समझना है, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। कोई शॉर्टकट आपके पास नहीं है कि आपको लगे कि इस चैप्टर को हम स्किप कर दें। आपको 2 बार 3 बार वीडियो देखनी होगी, 4 बार वीडियो देखनी होगी। इसके अलावा आपको बार बार अपनी बुक से पढ़ना होगा, तब जाके आप इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस को, कन्वेंशंस को आप समझ पाओगे। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशंस क्या होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं गैप से। गैप क्या होता है? तो सबसे पहले हमें गैप को समझना है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो देखो भी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स को बनाते हैं, तो कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, सेट रूल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड गाइडलाइंस होती है, दैट डिफाइन द अकाउंटिंग पैरामीटर्स। क्या अकाउंटिंग पैरामीटर्स हैं? हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे रूल्स क्या होंगे, हमारे फॉर्मेट्स क्या होंगे, एंड कंस्ट्रेंट्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट, जिसके अंदर अकाउंट क्या करता है, ऑपरेट करता है। एक लिमिट होती है हमारी, एक रूल्स होते हैं, जिस रूल्स के अंदर विद इन द दैट बाउंड्री हमें क्या करना होता है, अकाउंट्स को करना होता है। तो वो रूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता, अकाउंट्स एक यूनिवर्सल है, जैसे साइंस, मैथमेटिक्स ये सब यूनिवर्सल है, ऐसे अकाउंट्स भी यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल एप्लीकेशंस है दुनिया के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जब हम जाते हैं, कोई भी देश हो, हर जगह बिजनेस है, हर जगह इंडस्ट्री है, हर जगह इकोनॉमी है। पूरी दुनिया ही कॉमर्स से चलती है, इकोनॉमी चलती है, जीडीपी होता है, स्टॉक मार्केट है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इतनी सारी कंपनियां जब अपने फाइनेंशियल रिजल्ट निकालती हैं, तो वो किन किन रूल्स को फॉलो करती हैं, क्या ऐसे तरीके होते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे।
तो हम आगे चलते हैं। तो गैप को ध्यान रखना है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें बताई जाती है और उनकी मदद से हमें अपना अकाउंट्स करना होता है। जैसे हम बाहर जाते हैं, सड़क पे जाते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स होती है, तो कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। यदि वो ट्रैफिक के रूल्स को आप फॉलो नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। यदि रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट नहीं होगी तो क्या होगा। तो ऐसे ही अकाउंट्स के अंदर भी कुछ रूल्स आपको दिए जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस दी जाती है जिनकी मदद से आप अपने अकाउंट्स को बनाते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल, मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए सेम हो, ऑल पीपल, एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statements। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो हम आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, बैलेंस शीट्स बनाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, एक लैंग्वेज है, इस तरीके की लैंग्वेज है जो हर आदमी समझ सके, ठीक है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड ए फाउंडेशन। देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, फाउंडेशन। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, गैप के बारे में बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस, नो इंटरप्राइजेस कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट कंसिडरिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। भाई आपको यदि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो गाइडलाइन हमें दी गई है इनको हमें, गैप का मतलब क्या होता है वो हमें गाइडलाइन, तो गाइडलाइन में सबसे पहले अकाउंटिंग सम कॉन्सेप्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स को हमें यूज करना पड़ेगा और उनको, उनकी मदद से हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। हम उनसे बाहर नहीं जा सकते, वो एक दायरा है, वो एक लिमिटेशंस है जो हमें दी जाती हैं और उनके अंदर ही दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान के अंदर जितनी कंपनियां वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करती हैं। तो ये है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और एक लैंग्वेज होती है, जैसे एक वर्ड यूज किया गया है, मीनिंग टू ऑल पीपल एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। तो कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज होती है जिनका मतलब आप इजिली समझ सकते हो कि क्या बोलना चाह रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब वन बाय वन हम थोड़ा आगे चलते हैं तो शायद आपको और चीजें क्लियर होंगी। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी। आप देख रहे हैं, यू कैन सी ऑन आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर, बिजनेस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है, समझना है। तो भाई अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है, हमें ध्यान से समझिए। ये कहता है कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। ये हमें ये बताना चाह रहा है कि बिजनेस जो है और जो ऑनर है, मेंबर जो है, वो दोनों क्या है, सेपरेट है। तो इस बात को समझना है कि रिलायंस, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी है। तो रिलायंस इंडस्ट्री और मुकेश अंबानी दोनों क्या है, डिफरेंट है। हम हमेशा जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड, प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो क्रेडिटर का मतलब होता है कि प्रोप्राइटर क्या देता है बिजनेस को, आपको इस बात को समझना है कि प्रोप्राइटर बिजनेस को देता है कैपिटल। क्या देता है, कैपिटल। और कैपिटल जो होती है बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी। बिकॉज ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप कुछ बिजनेस शुरू करते हो और पैसा इंट्रोड्यूस करते हो तो जो आपकी जो कैपिटल होती है वो पैसा आप बिजनेस को दे रहे हो। और बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा मोटर है, एचडीएफसी बैंक है, जिनके भी मैंने एंटिटीज के नाम आपके सामने लिए हैं, ये अपने आप में क्या है, बिजनेस है। और बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, वो बिजनेस की बुक्स में करते हैं, हम ऑनर की बुक्स में नहीं करते। ऑनर ने तो बिजनेस को पैसा दिया है। मान लीजिए मैं कोई बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, मान लीजिए मैंने कोई एक कंपनी शुरू करी है जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करती है। तो मैंने जो पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया और उस एआई कंपनी का जो नाम है वो XYZ है, XYZ लिमिटेड। ये मैंने जो बिजनेस शुरू किया है इसके अंदर मैंने जो पैसा डाला है वो मैंने किसको दिया, XYZ को दिया। तो XYZ क्या है, सेपरेट है। और जो मैंने पैसा दिया है वो मैं XYZ के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि जब भी कभी बिजनेस
कभी ऐसा हो सकता है कि बिजनेस बंद हो जाए, तो XYZ आपका पैसा आपको वापस करेगा। और जो कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो ध्यान रखना है कि ऑनर और बोथ बिजनेस बोथ आर सेपरेट। हम हमेशा वी ऑलवेज रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑनर पॉइंट ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ए ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने होते हैं वो बिजनेस की बुक में होते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, मालिक के नहीं होते। एक बात समझो, जब रिजल्ट आता है बाहर किसी कंपनी का, तो उसके मालिक का रिजल्ट नहीं आता। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, बिजनेस चैनल देखोगे, तो वहां पढ़ेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट आया है, टाटा मोटर का रिजल्ट आया है, HDFC बैंक का रिजल्ट आया है। तो ये कुछ कंपनियां जिनका रिजल्ट आया, ये नहीं कहते कि इनके मालिक का रिजल्ट आ गया, मुकेश अंबानी का रिजल्ट आ गया। ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं, कभी नहीं होगा। समझे इसको? तो इस बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है कि ऐसा कभी नहीं होता। जो भी रिजल्ट होता है वो कंपनी का रिजल्ट होता है, बिजनेस का रिजल्ट होता है, ऑनर का रिजल्ट नहीं होता। ऑनर ने तो सिर्फ पैसा दिया है वहां पर। तो ये बात पहले आपको अपने दिमाग में रखनी है कि हम जब अकाउंट्स को आगे करेंगे तो मान के चलेंगे कि जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिजनेस की बुक के अंदर कर रहे हैं। ऑनर का कॉन्ट्रीब्यूशन, मालिक का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि उसने उसको बिजनेस को पैसा दिया है, और बिजनेस उसको उसके ऊपर रिटर्न देगा। जब भी कभी बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस ये पैसा ऑनर को वापस कर देगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो ये है बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट वन इज हमारा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट, जैसे नाम से पता चल रहा है, मनी का मतलब पैसा, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ट्रांजैक्शन ऑफ मॉनेटरी नेचर आर रिकॉर्डेड। भाई ये कहता है कि जो भी लेन देन है यदि उसमें पैसा है तो ही रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। पैसा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमने कहीं से 4 मशीनें खरीदी हैं बिजनेस के लिए, 4 मशीनें खरीदी हैं, उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बॉट 4 मशीनरीज, अनलेस अनटिल, जब तक हमें उसमें पैसा ना पता चले। यदि हम इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं मैं आपको समझाने के लिए, कि 4 मशीनें हमें खरीदी हैं, वो हमने 50 लाख की खरीदी है, तो यहां पर मनी आ गया। तो जैसे ही मनी आएगा वैसे ही हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो मनी मेजरमेंट ये कहता है कि भैया बिजनेस के अंदर पैसा है तो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो आपने 4 मशीनें खरीदी हैं, आपने गाड़ी खरीदी है, आपने घोड़ा खरीदा है, आपने बिल्डिंग खरीदी है, उसका पैसा दे रखा है तो रिकॉर्ड होगा, नहीं दे रखा तो नहीं रिकॉर्ड होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ट्रांजैक्शन ऑफ क्वालिटेटिव नेचर इवन थो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू बिजनेस आर नॉट कंसिडर्ड। ये कहते हैं कि भाई देखो, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि जब आप बिजनेस में काम करते हो तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्वालिटेटिव चीजें होती है, जैसे हार्ड वर्क होता है, ऑनेस्टी होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, TCS जैसी कंपनियां जो इतनी बड़ी कंपनी है, भाई पैसा ही नहीं होता, उसके साथ में एम्प्लॉयज का हार्ड वर्क, डेडिकेशन, जो ऑनर्स होते हैं उनकी जो मेहनत होती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंपनी को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। पर दुर्भाग्य से हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज उसको हम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप मेरी ऑनेस्टी को पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक एम्प्लॉय का हार्ड वर्क को आप पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उनको हम पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम उनको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जिनके अंदर हमें पैसा दे रखा होगा। यदि हमने कुछ खरीदा है और उसमें पैसा इन्वॉल्व है तो ही आएगा। यदि मैंने किसी को बेचा है, कितने का बेचा है, 2,000 का, 50,000 का, 20,000 का, तभी वो रिकॉर्ड होगा। किसी से खरीदी है मैंने कोई चीज, कितने की खरीदी है, अमाउंट है, तो ही रिकॉर्ड होगा। यदि पैसा उसमें नहीं लिखा हुआ तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस पे चलते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि पैसा, मनी मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मनी मेजरमेंट, दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली रिकॉर्डेड। वो ट्रांजैक्शन जिनको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही रिकॉर्ड होंगे, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं होंगे यदि उसमें मनी नहीं है। उनको मनी में यदि हम मेजर नहीं कर सकते। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यदि गुड़गांव के अंदर 100 गज का प्लॉट खरीदा है पर पैसा नहीं है कि कितने का खरीदा है, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। बट मैंने 100 गज का प्लॉट 1 करोड़ का खरीदा है, अब पैसा आ गया, अब वो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न। बड़ा इंपॉर्टेंट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग का मतलब क्या होता है? चलते जाना है। कहां चलते जाना है? देखो भाई, जो भी बिजनेस हम करते हैं वो एक इस नियत के साथ कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करता कि मुझे अपना बिजनेस 5 साल के बाद बंद करना है या 2 साल के बाद बंद करना है। तो कोई एडवेंचर्स के लिए, समझ रहे हो आप मेरी बात को? बहुत ध्यान से समझो बच्चों, समझ में आ रही है ना सबको बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कोई भी इंसान बिजनेस को एडवेंचर्स के लिए नहीं करता। ऐसा थोड़ी है मेरा फालतू पैसा है कि ठीक है मैं बिजनेस कर लेता हूँ। भाई मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर मनी इन्वॉल्व है।
और बिजनेस कभी ये करके नहीं किया जाता कि मैं 10 साल के बाद बंद कर दूंगा, 5 साल के बाद बंद कर दूंगा। बिजनेस इज गोइंग फॉर एंडलेस पीरियड। बिजनेस की कोई लाइफ नहीं होती अनलेस अनटिल की, ठीक है बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं वो एक अलग रीजन है, तो बंद हो ही जाएगा। बट जब तक बिजनेस, कोई भी इंसान, कोई भी ऑनर, कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसकी कोई भी अवधि नहीं होती कि हमें उस बिजनेस को कब बंद करना है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसमें यही मेंशन है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग, हमें नहीं पता कौन सा पीरियड, लॉन्ग पीरियड, जब तक उसकी लाइफ है। ठीक है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड at their original cost and depreciation is charged on these assets। थोड़ा थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी थोड़ा समझने में, लैंग्वेज को समझना है। ये कहते हैं कि भाई हम जो बिजनेस में एसेट खरीदते हैं वो हमेशा हम उनकी हिस्टोरिकल प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल प्राइस का मतलब होता है कि यदि मैंने आज जाके एक मशीन 50 लाख की खरीदी है तो वो उसका हिस्टोरिकल प्राइस है, क्योंकि आपने वो पैसा मशीन को खरीदते समय खर्च किया है। हर साल आपको उस मशीन को रिकॉर्ड करना है, 50 लाख को रिकॉर्ड करना है। बट जो भी डेप्रिसिएशन है, क्योंकि जब आप मशीन को यूज करोगे तो घिसती जाएगी। सपोज कीजिए 5 लाख डेप्रिसिएशन है तो अगले साल उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 45 लाख। उससे अगले साल भी 5 लाख का डेप्रिसिएशन है तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 40 लाख। तो ऐसे जैसे जैसे मशीन आप आगे जाओगे तो मशीन की वैल्यू कम होती जाएगी। बट एसेट्स को हम उसकी पूरी लाइफ तक यूज करेंगे, क्योंकि बिजनेस इज गोइंग कंसर्न। गोइंग का मतलब बिजनेस इज गोइंग फॉर एंडलेस पीरियड एंड देयर इज अ नो इंटेंशन टू स्टॉप द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस चलता रहेगा और हमारे ऐसी कोई मंशा नहीं है कि बिजनेस को हमें बंद करना है। तो बिजनेस में हम जितनी भी एसेट्स खरीदते हैं, जो फिक्स एसेट है, जो प्रीवियस टॉपिक में चैप्टर में मैंने आपको बताई थी, उनकी यदि जो मैक्सिमम लाइफ है, मान लीजिए मैंने ट्रक खरीदा और ट्रक की लाइफ 15 साल है तो 15 साल तक मैं उस ट्रक को यूज करूंगा। यदि किसी एसेट की लाइफ 10 साल है तो 10 साल तक मैं उस एसेट को यूज करूंगा, बिकॉज बिजनेस जो है वो तो मेरा एंडलेस है ना। ऐसा थोड़ी कि बिजनेस मेरा बंद हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बिजनेस ऑफ, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटरप्राइजेस। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो बाहर के लोग हैं वो जो हमें ऑर्डर देते हैं, उनको पता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक रन करेगा, तभी हमें वो ऑर्डर मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आउटसाइडर्स होते हैं, या जो वर्ड यूज किया जा रहा है, आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद इन द इंटरप्राइज, तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस इज गोइंग फॉर। यदि आपने मान लीजिए सपोज कीजिए मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, और मुझे उस बिजनेस को बंद करना है और लोगों को पता चल जाए आउटसाइडर को, तो क्या वो मेरे साथ डील करेंगे? क्या वो कुछ इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो बिजनेस इज एंडलेस। कभी भी आप कोई बिजनेस करोगे, आप अपने आसपास जितने भी लोगों को देखते हो, मार्केट में जाते हो, तो क्या मुकेश अंबानी ये सोचता है, जो मार्केट में लोग बैठे सोचते हैं कि बिजनेस बंद कर देंगे हम? क्या कभी आपके परिवार में, फैमिली में जो बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने बोला है कि इस तारीख को, इतने ईयर में मैं बिजनेस को बंद कर दूंगा? नेवर। बिजनेस में एक सीरियस मनी लगी होती है, एक इन्वेस्टमेंट लगा होता है। इन्वेस्टमेंट एडवेंचर्स के लिए नहीं होता, एक बिजनेसमैन की एक स्किल होती है। तो बिजनेस कभी भी नहीं मरता अनलेस कि अनटिल की कुछ ऐसे कारण हो कि आपको कॉन्टिन्यूसली लॉसेज हो रहे हैं, तो वो एक अलग रीजन होता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि गोइंग, बिजनेस इज गोइंग फॉर एंडलेस पीरियड। हमेशा बिजनेस चलता जाएगा, पीरियड हमें नहीं पता उसकी लाइफ कितनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, ये कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है जब हम अकाउंट्स करेंगे, बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आगे के अकाउंटिंग करेंगे, तो ये इन चीजों को हमें अपने दिमाग में रखना होता है। समझ में आया सभी को? कोई शक? भाई कोई दिक्कत है तो मेरे को चैट के अंदर मैसेज कर देना, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। शाबाश, आई होप कि समझ में आ गया होगा। बार बार देख लेना इस चीज को, बुक से पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। अब हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। तो 3 हमने अभी क्लियर किए हैं। मनी मेजरमेंट हम लेके गए थे, उनको हम अजम्पशंस भी कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक गोइंग कंसर्न हमने पढ़ा है, एक मनी मेजरमेंट हमने पढ़ा है, बिजनेस एंटिटी हमने पढ़ा है। सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इनके अंदर से 3 अजम्पशंस भी होती हैं, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। नाउ द अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड into time intervals for the ascertaining the profit loss are known as a accounting period। देखो भाई, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। समझना ये है कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। भाई जब भी कभी आप कोई बिजनेस करते हो तो उसका एक पीरियड तो होता ही है। या तो आप मान के चलते हो कि 1 अप्रैल, हम अपना बिजनेस 1 अप्रैल को शुरू कर रहे हैं और वो कब तक चलेगा हमारा? एक तो ये पीरियड होता है, आपको पता है सबको। और एक कैलेंडर ईयर होता है जो हम मान के चलते हैं कि 1 जनवरी से हमने शुरू किया है और वो कब तक चलेगा?
31 दिसंबर तक चलेगा। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। बट यहां पर समझने वाली बात ये होती है कि यदि हमारा अकाउंटिंग पीरियड नहीं होगा तो हम अपनी परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे। आप हर साल 1 अप्रैल को नई क्लास के अंदर जाते हो, 31 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाता है। यदि आप समझने वाली बात है कि यदि हम ये अपना अकाउंटिंग पीरियड ही नहीं बनाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन सी क्लास में जा रहे हैं। आप 5th स्टैंडर्ड से 6th में आए, 6th से 7th में, ऐसे ग्रेजुअली आप हर क्लास में आते हैं। और आपका जो पीरियड है, एकेडमिक पीरियड है, वो क्या होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है अकाउंटिंग ईयर, और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है बच्चों का। सो दैट कि हमें पता चले ना, और उसी परफॉर्मेंस को हम इवेलुएट करते हैं। भाई परफॉर्मेंस कब की होती है, ऐसे पता कैसे चलेगा कि 8th क्या है, 9th क्या है, 4th क्या है, 7th क्या है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ऐसे बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करते हैं वो ईयर वाइज निकालते हैं ना, ऐसा थोड़ी होता है कि हम कभी कभी निकाल देंगे। भाई 2023-24 का क्या रहा है, 24-25 का क्या रहा है, 21-22 का क्या रहा है। तो बिजनेस की जो लाइफ है वो एंडलेस है। तो एंडलेस का मतलब ये नहीं, अभी हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न है, बिजनेस इज गोइंग फॉर एंडलेस पीरियड, तो हम उसका प्रॉफिट ये थोड़ी कि हम उसका वेट करेंगे कि वो 50 100 200 साल के बाद हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे। भाई हमें प्रॉफिट तो निकालना है ना हर साल। ऑनर को तो बताना है ना कि कितना वो जो उसने इन्वेस्ट किया वो कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है। नहीं तो फिर बिजनेस ही किस लिए कर रहे हैं हम। समझो इस बात को, बहुत ध्यान से समझना है आपको इस बात को कि वे बहुत जरूरी हो जाता है अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि हमें बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, दो ही चीजें होती हैं। तो उसके लिए यदि हमारे को टाइम फ्रेम ही नहीं पता होगा कि कौन सा टाइम फ्रेम है। अब हम सबके बर्थडे आते हैं तो हमें पता होता है कि मैं इतने साल का हो गया, क्योंकि वो 14 को था, जैसे मेरा 14 दिसंबर को है, तो नेक्स्ट 14 को मैं इतने साल का हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये एज हमारी ऐसे पता चलती है। यदि ये काउंटिंग पीरियड या ये समय नहीं होगा, हम इंटरवल को ब्रेक ही नहीं करेंगे टाइम पीरियड के अंदर, तो हमें पता ही नहीं चलेगा चीजों का। तो ये बहुत जरूरी है कि बिजनेस जो होता है, तो अकाउंटिंग पीरियड यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, बट यहाँ पर भी मेंशन है। दो तरीके के हमारे होते हैं, अकाउंटिंग होता है और कैलेंडर होता है। 1 जन से 31 दिसंबर को हम कैलेंडर कहते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब पूरा अकाउंट जो चलेगा, जितने भी हमें काम करने होते हैं वो इस समय के अंदर करने होते हैं। और 31 मार्च को हमारा रिजल्ट आ जाएगा, 31 दिसंबर को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मतलब हम यदि 1 अप्रैल टू 31 मार्च यदि हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं, वर्ल्ड वाइड के अंदर ज्यादातर जो है फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो किया जाता है। मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू किया जाएगा, 31 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे 31 के बाद, कि हमने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया है या हमने कितना लॉस कमाया है। ठीक है, तो आई होप कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये ऑलरेडी हो गया है अकाउंटिंग पीरियड में कवर। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, अभी मैंने गोइंग कंसर्न के अंदर भी आपको बताया था। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने कोई मशीन 5 लाख की खरीदी है, तो दिस इज द ओरिजिनल प्राइस, ये उसका ओरिजिनल प्राइस है, और ये प्राइस पे ही वो हर साल रिकॉर्ड होगी। हमें मार्केट प्राइस को इग्नोर करना होता है। हमने ये चीज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ी थी कि जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस के ऊपर एसेट्स को हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, नहीं होता। वी ऑलवेज इग्नोर द मार्केट प्राइस, हमें इग्नोर करना होता है, साइड में रखो उसको, फेंको उसको। हमें क्या देखना होता है, हिस्टोरिकल प्राइस। बट हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि वो मशीन 5 लाख की है तो 5 साल के बाद ही 5 लाख की रहेगी, नहीं, नेवर, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो भाई वो घिसेगी, डेप्रिसिएशन तो होगा, तो हर साल उसका डेप्रिसिएशन जरूर माइनस होगा। मार्केट में उसकी वैल्यू चाहे जीरो हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न। बिजनेस यदि हम लंबे समय के लिए कर रहे हैं, जो हमें नहीं पता, तो एसेट को भी तो हम लंबे समय के लिए यूज करेंगे ना, जब तक कि वो उसकी जो एसेट की जो यूजफुल लाइफ है वो खत्म ना हो जाए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। फिर दिस कॉस्ट सर्व्स द बेसिस फॉर फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एसेट्स। तो बहुत सिंपल से तरीके से हमें यही समझना है कि हिस्टोरिकल का मतलब होता है ये एसेट हमने 5 लाख की खरीदी है, तो 2000 सपोज कीजिए ये मैंने 2020 को खरीदी थी 5 लाख की। ठीक है, तो ये 5 लाख की है, 2021 को भी ये कितने की रहेगी, 5 लाख की रहेगी। मान लीजिए इसमें कोई डेप्रिसिएशन है, सपोज करो 50,000 का डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन को हमें माइनस करना होगा, इसकी वैल्यू रह जाएगी 4,50,000, ये रिकॉर्ड होगी 2021 में। तो ऐसे हमेशा ध्यान रखना है कि जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा माइनस होता जाएगा हर साल। बट हमें मार्केट प्राइस नहीं देखना, मार्केट प्राइस हो सकता है इसका 50 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए,
कोई लैंड खरीदा है आपने 5 लाख का, उसकी कीमत हो जाए 50 लाख। जमीनों की तो हमें सबको पता है कि कितनी कीमतें बढ़ती हैं, पर तो हमें उसको ध्यान नहीं रखना, उसको इग्नोर करना है। तो इस प्रिंसिपल से हमें पता चलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल एसेट्स को उस प्राइस पर रिकॉर्ड करना है। हिस्टोरिकल प्राइस होता है प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ एन एसेट। किसी एसेट को खरीदते समय, फिक्स एसेट को खरीदते समय जो पैसा, जो प्राइस हम पे करके आते हैं, वो हमारा हिस्टोरिकल प्राइस होता है। बस इतना ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट चलते हैं। पर डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ध्यान रखना कि ऐसा हो कि आप सोचो सर 5 लाख में खरीदिए 10 साल तक 5 लाख ही रहेगा, नहीं, डेप्रिसिएशन माइनस करते रहेंगे उसका हर साल, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। भाई ड्यूअल एस्पेक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। भाई हमने स्टार्टिंग के अंदर जब अकाउंट शुरू किया था तो मैंने बताया था कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमेशा 2 साइडेड होते हैं। एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है, 1 साइडेड नहीं होते। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? 1 साइडेड यूनिलैटरल को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंट्स में, उसकी 2 साइड होंगी, एक डेबिट होगी और एक क्या होगी, क्रेडिट होगी। ध्यान रखना, मैं किसी को कुछ बेच रहा हूं, मैंने बेच दिया, मैंने पेन बेच दिया, तो ये चला गया, बदले में क्या आया, कैश आ गया। दो डबल साइड, 2 साइड्स होगी। कुछ खरीदा है तो सामान आ गया, पैसा चला गया। तो इस बात का ध्यान रखना है। एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बुक्स इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा, क्योंकि 2 साइडेड होता है। ड्यूअल का मतलब ही 2 साइडेड है। तो ये तो अपने आप में वर्ड से ही हमें पूरी कहानी समझ में आ रही है इस कॉन्सेप्ट की। इफ वन इज डेबिटेड, एक डेबिट होगा, देन द अदर वन इज क्रेडिटेड, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा, विद द सेम अमाउंट। ऑब्वियस ही बात है, अमाउंट सेम रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है, दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज नोन एज ए डबल एंट्री सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, डबल एंट्री। सिंगल एंट्री भी होता है, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, बट एक्चुअली वर्ल्ड वाइड जो यूज किया जाता है, जो ऑथेंटिक सिस्टम है, जिसको हम प्रैक्टिकली अपनाते हैं, क्योंकि यहां से हमें पता चलता है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं बड़े एक्यूरेट हम बना रहे हैं, बहुत रिलायबिलिटी है उनकी, एक्यूरेसी है, तो वो क्या होगा, हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट होगा। तो इस केस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स जो होती है बिजनेस के अंदर, वो हमेशा ये 2 साइडेड होती है, ये एसेट्स हैं और ये साइड हमेशा इक्वल होगी। हम अकाउंटिंग इक्वेशन का जब चैप्टर करेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बिना इस इक्वेशन से ही सारी चीजें होंगी, तो इक्वेशन हमारी होनी चाहिए। तो यहां ध्यान रखना है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का मतलब है कि बिजनेस में जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो इस इक्वेशन के इक्वल होती है। मान लीजिए मेरे पास 5 लाख की एसेट्स हैं, 5 लाख का मेरे पास एसेट पड़ा हुआ है, फिक्स्ड है और करंट है, मतलब नॉन करंट करंट सबको मिला के। लायबिलिटीज मेरे पास 50,000 की है, बाहर का पैसा जो मैंने ले रखा है, एंड प्लस के अंदर कैपिटल, कैपिटल मेरे पास 4,50,000 की है। तो ये टोटल हमेशा इक्वल चलेगा। यदि इक्वेशन के अंदर गड़बड़ आ गई तो ध्यान रखना है कि ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये इक्वेशन आपकी गलत हो जाएगी। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो टोटल होता है वो हमेशा इनका इक्वल होता है। यदि ये 5 लाख है, मैं मान के चलता हूँ, इमेजिनरी एक वैल्यू ले लेता हूँ, ये 50,000 है और ये कितना होगा, 4,50,000, और ये हमेशा ही इक्वल चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये 4 लाख हो जाएगा और ये 5 लाख रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ड्यूअल का मतलब होता है ट्रांजैक्शन जो भी होंगे वो 2 साइडेड होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, या रियलाइजेशन भी कह देते हैं, वो आपकी मर्जी है। मेन जो उसका फेमस नाम है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है। ये कहते हैं कि रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल होती है, जो हम सेल करते हैं उसको रेवेन्यू बोलते हैं। मार्कर को कलर चेंज कर देते हैं। मींस द एडिशन टू द कैपिटल एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। भाई हमारे पास कैपिटल है 5 लाख की, अभी हमने यूज किया 4,50,000 की। अभी पिछले वाले के अंदर मैंने बताया था, सपोज कीजिए हमारे पास जो कैपिटल है वो है हमारे पास 4,50,000 की। भाई रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मींस होता क्या है, द एडिशन टू द कैपिटल एज ए रिजल्ट ऑफ ए बिजनेस ऑपरेशन। जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, जो भी, वैसे तो रेवेन्यू का मतलब सेल्स होता है, तो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट जब हमारा ऐड होता है कैपिटल के अंदर, जैसे हमें मान लीजिए प्रॉफिट होता है ₹1,00,000 का, तो हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5,50,000 हो जाएगी, क्योंकि जो भी आपके प्रॉफिट्स होंगे वो ऐड होंगे, लॉस आपके माइनस होंगे। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में अब अगले स्लाइड के अंदर मैं इसको थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करता हूँ।
यदि कुछ दे रखा हो तो नहीं, मेरे को यही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी, रेवेन्यू का मतलब आपकी सेल भी होती है, इसको आप सेल्स भी कहते हो, सेल्स से ही आपका प्रॉफिट निकलता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब कि मान लीजिए हम एक साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो जो हमारी सेल जो है वो भी उसी साल की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर में थोड़ा समझने की कोशिश करना है। यदि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है 2000 से लेके 2025 तक है, ये है हमारा 1 अप्रैल, ये हमने स्टार्ट किया था, और ये कब तक चल रहा है हमारा 31 मार्च 2025 तक चल रहा है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि जो भी हमारे रेवेन्यू है उनको हमें इस पीरियड के रेवेन्यू को ही रिकॉग्नाइज करना है। जो भी हमारी सेल्स है वो इसी पीरियड की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इससे पहले वाले साल का भी हम इंक्लूड करके बैठे हुए हैं, हमें पिछले साल का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना, वो पिछले साल का है। मान लीजिए मनीष सर कहीं पर जॉब कर रहे हैं और उनको कुछ कमा रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है। मान लीजिए मुझे जो है 2022 की सैलरी कुछ थी जो अब मिल रही है, तो वो कब का रेवेन्यू है मेरा, 2022 का है। इस साल को उसको मुझे कंसिडर नहीं करना है। तो जो भी मेरा 2022 का पैसा, 2023 का पैसा 2024-25 में मिल जाए इस पीरियड के अंदर, जो इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे कंसिडर नहीं करना, वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मैं नहीं करूंगा। तो ध्यान रखना है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इसी पीरियड का होगा। जो भी सामान, जो भी कंपनी आप चला रहे हो, ये पेन बेच रहे हो, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी आपने सेल की है वही आपकी कंसिडर होगी, वही उसी से जो प्रॉफिट निकलेगा आपका, उसी को ही हमें रिकॉग्नाइज करना है। हमें अगले पिछले साल का कुछ भी यदि उसमें इन्वॉल्व है वो हमें कंसिडर नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा नहीं है बार बार इनको देखोगे, पढ़ोगे, बुक से कुछ एग्जाम्पल पढ़ोगे। रेवेन्यू मैंने एग्जाम्पल दिया है सेल्स से रिलेटेड, कि जो भी हमारा सेल्स है, मतलब कि देखो रेवेन्यू का मतलब होता है क्या है, अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, रेवेन्यू का मतलब सेल्स होता है। तो सेल, कौन सी सेल लेनी है हमें, भाई सेल कौन सी लेनी है हमें, उसी ईयर की तो लेंगे ना जिस ईयर के अंदर हम बैठे हैं। यदि हम 23-24-25 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 24-25 की ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है हमें, उसी से ही हमारा प्रॉफिट निकलेगा, वही हमारे कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि भाई प्रॉफिट कैसे होते हैं, रेवेन्यू होंगे, सेल होगा तो ही तो प्रॉफिट होगा, ऐसे तो प्रॉफिट नहीं हो सकता ना कभी। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑल द रेवेन्यू, अभी हमने पिछला वाला बात की थी, ऑल द रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स हमारी सेल्स होती है। मैं बार बार लिख देता हूँ, सेल्स, जो आप सामान बेचते हो, जो भी एक साल के अंदर आपने सामान बेचा है। मान लीजिए 10 रुपए का पेन मैं बेच रहा हूं, तो ये मेरा रेवेन्यू है। तो जो भी रेवेन्यू मैंने अर्न किया है, कमाया है, सेल की है, ऑल द रेवेन्यू ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड जैसे मैंने अभी पीरियड क्या लिया था वहां पर, 2024 और 25, मैंने ये साल लिया था, ये वाला साल हमने लिया था, क्योंकि यही हमारा खत्म हुआ है अभी। ठीक है, अभी नेक्स्ट तो हमारा 25-26 है, वो तो अगले साल खत्म होगा। तो अभी जो हमारा खत्म हुआ है रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर, वो ये है। तो इस पीरियड के अंदर जो भी हमने सेल किया है, रेवेन्यू हमने रिकॉग्नाइज कर दिया। पर ये कॉन्सेप्ट आपको बताता है पर्टिकुलर पीरियड विल बी मैच विद द कॉस्ट ऑफ दैट पीरियड फॉर डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट पीरियड। ये कहते हैं कि भाई हमने सेल की थी, ठीक है, 2024-25 में, मान लीजिए प्रीवियस वाला एग्जांपल जो हमने लिया था वहां पर, सपोज कीजिए, मैं इसको थोड़ा पीछे एक बार थोड़ा सा इसको समझाता हूं, कि मान लीजिए हमने, यहां से चलते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए हमने इस पीरियड के अंदर जो सेल की थी, हमने जो रेवेन्यू सेल्स हमने की थी, जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया था, वो इस पीरियड के अंदर हमने, सपोज कीजिए, 100 रुपए का किया था, 100 रुपीज का किया था। ये पीरियड कौन सा है, 24-25 पे हमने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 100 रुपए के गुड्स बेचे हैं। कोई भी बिजनेस आप उठा लीजिए, जो भी आपको समझ में आता है। मैं, ये मेरे हाथ में पेन है तो मैं पेन मान लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो पेन को सेल किया मैंने, 100 रुपए के पेन मैंने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक सेल किए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगले वाला जो हमारा मैचिंग है, वो कहता है कि भाई जो आपने सेल की है, मैं इसको बता देता हूँ आपको, जो भी हमने, थोड़ा स्पेस ढूंढते हैं थोड़ा सा, ये सेल्स हमने वहां पर कितने की है, 100 रुपए की है। तो भाई ये जो सेल हमने की है, ये पेन मैंने जो बेचा है, इसको बनाने की कॉस्ट भी तो आई होगी ना, ये अपने आप ही बन गया, खर्चा भी तो किया होगा उसको बनाने के लिए, वो क्या होती है, हमारी कॉस्ट होती है।
तो वो कॉस्ट भी हमारी उसी पीरियड की होनी चाहिए, मैच करना चाहिए। मतलब कि सेल भी हमारी कौन सी होनी चाहिए, 2023 2024 25 की है। और जो हमारे खर्चा है, जो हमारा कॉस्ट है, उसको बनाने की जो लागत है, सपोज कीजिए 80 रुपए है, वो भी कब की होनी चाहिए हमारी, 24-25 की होनी चाहिए। तो दैट मीन्स हमने यदि 100 में से 80 रुपए की हमारी कॉस्ट है, तो 20 रुपए का हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। समझे भाई? सेल हमने की तो सेल थोड़ी प्रॉफिट होता है, सेल में से खर्चे भी तो माइनस करोगे, उसको बनाने की, इस पेन को बनाने की कॉस्ट भी तो आई होगी ना। कोई भी चीज जब आप बनाओगे बेचोगे, तो उसको बनाने की जो कॉस्ट है, जब वो माइनस कर देते हो आप, तो प्रॉफिट आता है आपका। ये मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था कि प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस जो कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे, जो उसको बनाने का खर्चा है। तो ये मैच करने चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई आप खर्चे जो है वो आप अगले साल के भी ले रहे हो। मान लीजिए कोई 20 का 2020-21 का कोई खर्चा है, वो आपने इस साल पे किया है, तो आप वो भी कंसिडर कर रहे हो? नहीं, वो आपको कंसिडर नहीं करना, उसको आपको ध्यान नहीं देना। भाई सिंपल सी बात है, रेवेन्यू भी आपका 24-25 का होगा, और उसको बनाने का जो लागत है, जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस हमने किए हैं, वो भी उसी पीरियड के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सम टाइम हम कुछ एडवांस खर्चे कर देते हैं। मान लीजिए हमने 25-26 का खर्चा हमने 23-24 में कर दिया कोई, या सॉरी 24-25 में कर दिया, 24-25 मान के चल रहा हूं हमारा ईयर जो क्लोज हुआ है, तो हमने वहां पर कुछ एडवांस खर्चा कर दिया था नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना। प्रीपेड को हमें हटाना है, क्योंकि वो खर्चा एडवांस है। ऐसी यदि कोई हमने 20-21 का कोई खर्चा जो तब नहीं पे किया, और वो हम अब पे कर रहे हैं, उसको हमें कंसिडर नहीं करना। तो ध्यान रखना है कि मैचिंग का मतलब होता है कि सेल जो हमने किया, रेवेन्यू जो किया है, उसको बनाने की लागत भी उसी पीरियड की होनी चाहिए। तो कॉस्ट के अंदर यदि कोई अगले साल का, पिछले साल का इन्वॉल्व है, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। आगे थोड़ा और उसको लेके जाते हैं। अकॉर्डिंग फॉर अकॉर्डिंगली फॉर मैचिंग, accordingly for matching cost with revenue, first revenue should be recognized and then cost incurred, जो उसको जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट आती है, फॉर जनरेटिंग दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। तो पहले हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, अपनी सेल रिकॉग्नाइज कर दी कि मैंने ये पेन बेचा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 25 तक, तो वो 100 रुपए का है। फिर मैंने ये डिटरमाइन किया कि भाई वो सेल जो मैंने की है, उसको बनाने का मेरा खर्चा कितना आया, वो भी उस पीरियड का होना चाहिए, वो है 80 रुपीज का। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 20 रुपीज का प्रॉफिट है। तो ये इस तरीके से मैचिंग को हम निकालते हैं। जितने प्रीपेड आउटस्टैंडिंग होते हैं, अभी आप धीरे धीरे समझोगे कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का क्या रोल होता है यहाँ पर। तो आगे हम चलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल का मतलब यहाँ पर क्या है, इन दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विस आर रेंडर्ड एंड इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव और नॉट। भाई ये सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट हमें बताता है, जैसे हम सेल करते हैं उसी समय हम मान लेते हैं कि हमने सेल कर दिया, डजंट मैटर कि हमें पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मान लीजिए मैंने इस मंथ में, ये सपोज कीजिए जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ के अंदर मान लीजिए मैंने सेल की है, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने सेल की है 50 रुपए की, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। बट मुझे जो पैसे जो मिल रहे हैं इस सेल के, ये मैंने की है जुलाई के अंदर। बट जो मुझे मनी मिल रही है, पैसा जो मिल रहा है, वो मिल रहा है अगस्त में। तो क्या मुझे इसको अपनी सेल अगस्त में मानना चाहिए जब मेरे को पैसा मिल जाएगा, या मुझे आज ही इसको अपनी सेल मानना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि भाई जैसे ही आपने सामान बेचा, उसी समय वो आपकी सेल हो गया। अब पैसा आपको 2 महीने बाद दे रहा है, 3 महीने बाद दे रहा है, 4 महीने बाद दे रहा है, वो ऐसा नहीं है कि जब पैसा मिलेगा तब आप उसको अपनी सेल मानोगे, नहीं। यदि मैंने ये ट्रांसफर कर दिया, आज ही मैंने ये किसी को बेच दिया, तो जैसी मैंने बेचा तैसी मेरी सेल होगी। भले उसने, कस्टमर ने मुझे बोला कि मैं पैसे आपको 3 महीने के बाद दूंगा। तो वी ऑलवेज रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। जैसी ट्रांजेक्शन होते हैं वैसे ही रिकॉर्ड हो जाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कैश कब मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, बट आज वो हमारी सेल है, आज हमने मान लिया। ठीक है, तो ये कैश हमारा इमेटीरियल होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें उधार में भी बेचते हैं, उधार में खरीदते भी हैं, उधार में बेचते भी हैं, इस बात का ध्यान रखना है। कोई डाउट, कोई शक,
कोई ऐसी चीज हो समझ में नहीं आ रही हो, आ जाएगी धीरे धीरे समझ में, बट थोड़ा टाइम लगेगा। ये इतना आसान नहीं है कि एकदम समझा। तभी तो मैं कहता हूँ कि शुरू के जो 3-4 चैप्टर आपके हैं वो एक बहुत आपका एक फेस होता है, जो एक बार निकल जाए फिर दिक्कत नहीं होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट फेस होता है। Some with the expenses they are recorded in the accounting period in which they assist in earning the revenue whether the cash is paid for the not। तो कोई भी खर्चा भी, ये खर्चे के लिए भी बोल रहे हैं, कोई खर्चा यदि आपने कर दिया पर पैसा आपने नहीं दिया, और तो ऐसा नहीं है कि जब पैसा दोगे तब आप उसको खर्चा मानोगे। मान लीजिए आज वो खर्चा हो गया है तो आज ही खर्चा मान लिया जाएगा। कैश का फर्क नहीं पड़ता कि कैश आपने दिया या नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, इस बात को भी समझना है। तो ये हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी इवेंट है, वो उसी समय रिकॉर्ड हो जाएगा जिस समय उसकी अकरेंस होती है, हैपनिंग होती है। जैसे ही ट्रांजेक्शन होगा रिकॉर्ड हो जाएगा। पैसे चाहे आपको 2 महीने बाद मिल रहे हैं, 4 महीने के बाद मिल रहे हैं, या आप 4 महीने के बाद पे कर रहे हो, आपने कुछ खरीदा है तो ध्यान रखना है कि वो तब रिकॉर्ड नहीं होगा, आज ही रिकॉर्ड होगा, तब उसका ट्रीटमेंट अलग होगा कैश वाला, बट हमने उसको आज ही मान लिया। अब नेक्स्ट है हमारा कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस है, ये हमने कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। कॉन्सेप्ट के अंदर 3 अजम्पशंस होती हैं, मैं आपको बता सेपरेटली बता देता हूँ, पीपीटी के अंदर अलग से डिफाइन नहीं थी। 3 अजम्पशंस हमारी होती है, एक्रूअल अजम्पशन होती है, गोइंग कंसर्न होती है, और मनी मेजरमेंट होती है। ये 3 हमारी अजम्पशंस होती है, बट होती ये भी कॉन्सेप्ट भी है, पर हम इनको अजम्पशंस में कंसिडर कर लेते हैं। अब हमारे कुछ कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस होते क्या है, पहले हम उनका मतलब समझेंगे। अभी तक हमने गैप पढ़ा, मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। हमने गैप के अलावा फिर हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े कि होते क्या है, गैप क्या होता है। अब हमारा है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो इस क्लास के अंदर इस टाइम में हमें टॉपिक पे अकाउंटिंग कन्वेंशन हमें पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग कन्वेंशन है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन में बी डिफाइन a custom or generally accepted practice which is adopted either by general agreement or common consent among the accountants। तो भाई एक तो होता है कि हमें बता दिया कि इसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। कन्वेंशन क्या होता है ये बात समझना है। जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस है विच इज अडॉप्टेड ईदर बाय जनरल स्टेटमेंट और कॉमन कंसेंट, किसी चीज के ऊपर जब, क्योंकि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बनाने होते हैं, अकाउंटेंट को बनाने होते हैं, ये सबको समझ में आती है बात। तो जब अकाउंटेंट इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि वो उनका एक कंसेंसस होता है, एक कंसेंट होता है कि हम सब इस बात पे एग्री हैं और इसको हमें इसके अकॉर्डिंगली करना है। हमें अपने अकाउंट जो बनाने हैं वो इस हिसाब से बनाने हैं, ये प्रोसीजर हमें फॉलो करने हैं। तो ये जो वर्ड यहाँ यूज किया गया अकाउंटिंग कन्वेंशन में बी डिफाइन एज ए कस्टम, कस्टम मीन्स हम अपनी तरफ से कुछ उसमें एड ऑन कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कि हर मतलब हम सब लोग जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने उसको कस्टमाइज कर दिया, थोड़ा वो चेंज कर दिया थोड़ा सा। जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस विच इज अडॉप्टेड ईदर बाय जनरल एग्रीमेंट, या तो हम सब मान लेंगे यार जो है इसी को मानेंगे, या उसमें थोड़ा सा चेंज करके कंसेंट बना के सारे अकाउंटेंट बोलेंगे, चाहे कर्नाटक का सीए है, चाहे अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ है, चाहे पंजाब में बैठा हुआ है, सब एक ही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे, कोई उनके बीच में वेरिएशन या डिफरेंस नहीं होगा कि वो अलग तरीके की प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, वहां पर देश के एक दूसरे कोने में कोई बैठा हुआ अलग तरीके से बना रहा है, नहीं, हमेशा यूनिफॉर्मिटी रहेगी। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, तो पहला है हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में क्या होता है, तो इसको पहले समझना बहुत जरूरी होता है। तो आपको वन बाय वन आपको सारे के सारे मैं चीजें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। थोड़ा वीडियो को बार बार देखना भी पड़ेगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, पर आपको समझ में जरूर आ जाएगा, ये मैं आपको एक अश्योर करना चाहता हूँ, एक आपको बताना चाहता हूँ। अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड relating to the economic affairs of the enterprises should be completely disclosed which are of material interest to the users। भाई देखो अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखने वाले वेरियस पार्टीज होती हैं जिनको हम अकाउंटिंग यूजर्स कहते हैं। वो इंटरनली भी होते हैं, वो एक्सटर्नली भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं, घर के भी होते हैं, बट हमेशा हमें ध्यान रखना है, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे यूजर्स होते हैं यदि वो इंफॉर्मेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो हमें उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज छुपाएं, क्योंकि वो उसके बेसिस के ऊपर ही डिसीजन देते हैं अपने। तो यूजर्स मतलब बाहर के, आपको पता है, लैंडर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, बैंक्स हो गए, इनको एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। इंटरनल हो गया, एम्प्लॉय हो गया, मैनेजमेंट हो गया।
तो कहते हैं कि वो सारी की सारी जानकारियां, इंफॉर्मेशन जो आपके इंटरप्राइजेस, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, और आपको लगता है कि भाई ये जो बाहर के लोग हैं, ये जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं, यदि हम नहीं बताएंगे तो इनको इफेक्ट होगा, तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। तो परफॉर्मा एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट जो बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज एक्ट। इट डज नॉट मीन दैट लीकिंग आउट द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस। भाई भाई, आप कन्वेंशन का क्या मतलब, क्या बताना चाह रहे हो? ये कह रहे हैं कि बिजनेस रिलेटेड चीजें बताओ, मतलब इसका मतलब ये नहीं सीक्रेट ही बता दो बाहर। भाई ये थोड़ी होता है, हर कंपनी के अपने सीक्रेट होते हैं। मारुति कितनी गाड़ियां बना रही है, टाटा मोटर कितनी गाड़ियां बना रही है, वो उनके सीक्रेट है। जो उनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं, फ्यूचर की जो कारें हैं, वो थोड़ी वो सीक्रेट बाहर बताएंगे जाके। वो तो पब्लिक डोमेन में चला जाएगा, फिर तो एक दूसरे को कॉपी कर लेंगे कॉन्सेप्ट। फिर फायदा क्या रहेगा जो आप इतना R&D करते हो? हर कंपनी R&D करती है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, बनाती है, मेहनत करती है, उसके ऊपर बहुत पैसा लगाती है। ये कह रहे हैं कि वो चीजें नहीं आपको बतानी है। डिस्क्लोजर का मतलब नहीं है कि सब कुछ भी बता दो जाके बाहर। नहीं, ढिंडोरा पीट दो बाहर, ऐसा नहीं डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज का मतलब होता है कि जो इनके राइट्स को, इनके डिसीजन को यदि इफेक्ट करता है वही बताओ, बाकी सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं कन्वेंशन के बाद नेक्स्ट वाले पे, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कहते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब वर्ड से पता चल रहा है कंसिस्टेंट होना, लगातार एक ही चीज को हमें यूज करते जाना है। तो कंसिस्टेंसी में कहते हैं कि अकाउंटिंग मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट ईयर बाय ईयर। भाई कोई भी मेथड हम यूज कर रहे हैं अकाउंट्स में, उसको हमें हर साल कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसी को यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साल ये यूज कर रहे हैं, अगले साल कुछ उसको मन भर गया, ठीक है, हम कोई और दूसरा यूज करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई अकाउंटिंग जो मेथड जो आपने अडॉप्ट किए, वंस द मेथड प्रैक्टिस अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड ईयर बाय ईयर। तो आपने अडॉप्ट कर लिया कोई मेथड कि भैया मेरे को ये मेथड यूज करना है, तो इसका सबसे फाइन एग्जांपल क्या होता है? डेप्रिशिएशन। जैसे डेप्रिशिएशन के फॉर एग्जांपल के तौर पे दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये दो मेथड होते हैं, इन दोनों से डेप्रिशिएशन निकाला जा सकता है। पर यदि हम स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज कर रहे हैं तो हर साल हमें फिर उसी को यूज करना चाहिए, या हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज कर रहे हैं, या फिर हम उसको यूज करें। ऐसा नहीं कि एक साल हमने ये मेथड यूज किया, फिर जंप करके हम यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, ऐसा नहीं चलेगा, ये रैंडम नहीं। हाँ, हम मेथड को चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं चेंज कर, बट हम फिर चेंज करने के बाद उसी को यूज करेंगे। मान लीजिए हमने एक मेथड यूज किया और हमें लग रहा है कि भाई ये हमारे बिजनेस के हिसाब से सुटेबल नहीं है, तो आप चेंज कर दो। बट आप जो चेंज करके जो मेथड यूज करोगे, ऐसा थोड़ी है कि फिर उसको भी आप अगले साल थ्रो कर दोगे। ये रैंडम सोच नहीं होगी। समझे? कोई शक? समझ में आ जाएगा, शाबाश। समझते रहो, देखते रहो, आएगा जरूर समझ में। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट का मतलब ये चीज कर रहे हो तो करते रहो। और कंसिस्टेंसी हमारी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत जरूरी होती है। मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि पढ़ो, ठीक है, कंसिस्टेंट होके पढ़ो। आधा घंटा पढ़ना है, डेली आधा घंटा पढ़ो। ऐसा नहीं होता कि भाई आधा घंटा आज पढ़े, फिर 7 8 10 दिन छुट्टी, फिर उस दिन 2 घंटे पढ़ लिए। ये कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं होती, रिजल्ट नहीं आएगा कभी भी। ट्रू रिजल्ट चाहिए आपको, आपके बिजनेस का, आपका अपना भी चाहिए, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। मेथड कई बार बहुत सारे होते हैं, तो उन मेथड्स में बहुत सारों का मतलब ये नहीं कि कभी भी कोई भी उठा के कुछ भी यूज कर लिया। अकाउंट्स में समटाइम वी हैव मोर देन वन मेथड। अकाउंट्स में कभी कभी एक से ज्यादा मेथड भी होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन मेथड्स को हम फ्लिप करते रहेंगे, इधर 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 इधर। यूज जो कर रहे हैं उसी को करेंगे। यदि हमें लगता है कि हाँ भी इसको चेंज करना चाहिए, तो फिर हम चेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? बी सेफर साइड। अकाउंट्स आपको ये बताता है, ये प्रिंसिपल ये बताता है, एंटीसिपेट, ये बता रहा है हमें, ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड बट ऑल एंटीसिपेटेड गेन शुड बी इग्नोर। ये कहता है कि बिजनेस के जितने भी लॉसेस हैं एंटीसिपेटेड है, मतलब हमें लगता है कि ये होंगे, अभी हुए नहीं है, हो सकते हैं, मान लो कि हो गए, एंटीसिपेट कर लियो, मान लो उसको, मान, बट हमारा कहीं से कुछ प्रॉफिट और गेन होने वाला है, हमें पता है कि यहां से हमें फायदा होगा, तो पर हम उसको एंटीसिपेट नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं बॉटम लाइन अप्रोच। प्रॉफिट को निकालने की बॉटम लाइन अप्रोच होती है। जब हम मार्केट के अंदर पैसा उधार में सामान देते हैं, या उधार में कैश पैसा देते हैं, तो वो हमारे वो डेटर होते हैं, और उनमें से कुछ पैसा हमारा डूबता भी है। हमें संभावना होती है कि भाई हमने 100 लोगों को उधार दिया है, तो 5 लोग शायद ऐसे होंगे कि जो पैसा नहीं देंगे। हमें शायद लगा हुआ होता है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, पर हम उनको अपना लॉस मान लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी चीज बिजनेस में आपको लगती है कि शायद ये लॉस हो जाए, शायद है, तो हमने मान लिया कि वो लॉस है हमारा, ये आपको मान के चलना पड़ेगा।
ये हमारा एक कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है जो हम अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। जितने भी दुनिया में अकाउंटेंट्स हैं, सीए हैं, वो जब हम प्रोविजनिंग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या होता है? पैसा डूबने की संभावना। प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना टैक्स हमें भरना है, उसका पैसा पहले ही निकाल रहे हैं, मान लिया कितना टैक्स भरेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज द फाइन एग्जांपल, ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है आप सभी के लिए कि कितना पैसा मार्केट में डूबने की संभावना है। डूबा नहीं है, संभावना है, तो मान लो कि डूब जाएगा। मान लिया आज की हो गया लॉस, करो उसको माइनस। ठीक है, जैसे पेपर आप एग्जाम में जाते हो, पेपर दे के आते हो, तो बहुत सारे ऐसे आपके होते हैं उसमें कि क्वेश्चंस जो आपने ठीक करे होते हैं, बट आप उनमें अपने नंबर कम लगाते, आपको लगता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन किया तो आपने अपने 3 नंबर लगा रखे हैं उसमें, तो आपने क्या मान लिया? उसको लॉस मान ही लिया, जबकि आपको नहीं पता कि वो 1 नंबर कटेगा नहीं कटेगा। बट बी सेफर साइड, बट कहीं पर आपने तुक्का चला दिया, और वो तुक्का भी आपको पता है कि भाई ठीक ठाक ही है, बट आप उसके नंबर ऐड नहीं करते कभी भी अपने टोटल मार्क्स जब आप आते हो और घर पे जब बैठते हो कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि जो तुक्के हैं वो क्या हो गए? आपके एंटिसिपेटेड गेन हो गए, उनके नंबर तो आप मानते ही नहीं हो। पर जो आपने सही किया है उसको भी आपने क्या मान लिया? उनके भी नंबर काटने लग जाते हो। 6 का किया तो 5 लगाओगे, 4 का किया तो 3 लगाओगे, आपको लगता है कि भाई चलो ठीक है। बी सेफर साइड, इसका कन्वेंशन का पूरा उद्देश्य, मतलब कंजर्वेटिज्म, बी सेफर साइड। सेफर साइड में चलो, कम से कम लास्ट में बताओ भी कितना प्रॉफिट आएगा। इतना तो कम से कम आएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस होगा कि यार सब कुछ तो माइनस कर दिया, अब ये तो आना चाहिए। जब तुमने अपने नंबर निकाले तो तुम्हें पता है ना कि यार ये तो आएंगे हर हाल में नंबर। आपसे पूछा पेरेंट्स ने कितने नंबर आएंगे, तो आपने बताया आउट ऑफ 80 70 आएंगे या 60 आएंगे, आउट ऑफ 80 की बात कर रहा हूँ अकाउंट्स के अंदर। तो आपने करा क्या वहां पर? ये प्रिंसिपल, ये कन्वेंशन यूज किया आपने। आपने जो तुक्के चलाए उनके नंबर ऐड नहीं करे, और जो सही किया उनके नंबर कम कर दिए। तो ये हम प्रैक्टिकली भी इस कन्वेंशन को हम यूज करते हैं, बट हमें पता नहीं है, वो तरीका अलग है। ये यहाँ बिजनेस में यूज कर रहे हैं, वो आप अपने एग्जाम में यूज करते हो। तो ये हमारा कन्वेंशन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल, अजम्पशंस, कन्वेंशन सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, यूज होते हैं। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? मटीरियल, मटीरियल होना, बात में दम होना, कुछ मटीरियल है, क्या मटेरियलिस्टिक कोई चीज है तो बताओ। तो मटेरियल का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा इसको पहले हम रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्या कहती है? एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज ए मटीरियल, कोई आइटम तभी मटीरियल मानी जाएगी इफ देयर इज ए रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। भाई हमें लगता है कि वो जानकारी आपकी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स को प्रभावित कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है उनके डिसीजन को, तो फिर वो आपको मटीरियल है, उसको मटीरियलिस्टिक मानेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मैं मान लीजिए बिजनेसमैन हूं, मेरे बिजनेस में 10 रुपए घूम गए ऑफिस में, तो क्या ये मटीरियलिस्टिक चीज है? ये बताने की चीज है? क्या वो मटीरियल है हमारे लिए? नहीं है। बट यदि मेरे ऑफिस से 50,000 घूम गए तो वो मटीरियल है। तो इसका एक और उदाहरण से समझते हैं। बिजनेस, एक बिजनेस जिसका 1 करोड़ का टर्नओवर है, सेल है, वहां पर 10,000 का नुकसान हो जाए तो क्या बहुत बड़ी बात है? 1 करोड़ के बिजनेस में 10,000 का नुकसान हो गया तो वो मटीरियल नहीं है। पर एक बिजनेस जो 1 लाख का है और वहां 10,000 का नुकसान हो जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। मटीरियल है भाई, बताना पड़ेगा। भाई 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो बहुत बड़ी बात है। तो यदि हमारे 10 रुपए गुम गए तो हमें नहीं लग रहा वो मटीरियल है, बट हमारे 50,000 गुम गए तो वो मटीरियल है। आपको पॉकेट मनी मिलती है, 150 रुपए इधर उधर हो गए तो आपको नहीं लग रहा। वैसे तो देखो, पहले पैसों की वैल्यू करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर सम टाइम 10 रुपए गुम जाएंगे तो आप थोड़ी ना ढूंढोगे उसको घर में। और 1,000 2,000 हुए तो फिर आप घर एक कर दोगे, घर का एक एक कोना छान दोगे, कहाँ घूमे कहाँ नहीं घूमे, क्योंकि वो मटीरियल है। तो ऐसी चीजें जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स के लिए, वो आपको बतानी चाहिए, उनको मटेरियलिटी कहते हैं। इट इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर की। डिस्क्लोजर कहता है कि भाई सब कुछ बताओ, बट मटेरियल कहता है कि बताने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बताओ, सीक्रेट नहीं बताने, और मटेरियलिस्टिक का मतलब वो बातें नहीं बतानी जो नॉनसेंस ही है। भाई 1 करोड़ के बिजनेस में 10,000 का नुकसान हो गया, उसे क्या बताना है उसको भाई? अब 1 लाख के बिजनेस में 10,000 का नुकसान हो जाए तो वो तो बहुत बड़ी बात है, 10% है भाई, बताना पड़ेगा। समझ लो इस बात को। तो आइटम हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट टू द यूजर्स नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। कोई इनसिग्निफिकेंट है, 10 रुपए गुम हो गए, क्या सिग्निफिकेंट है बताएं उसको। ठीक है, तो ये हम मतलब ये वेरी करता है। अब किसी के लिए 10 रुपए भी बहुत बड़ी चीज हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा 10 रुपए की वैल्यू नहीं है, बट आज जनरली हम जिस कॉन्टेक्स्ट में हैं, 10 रुपए को कोई कुछ समझता नहीं है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। पैसों की हमेशा वैल्यू करनी चाहिए। तो अभी तक हमने जो कवर किया है वो सारे के सारे हमने कॉन्सेप्ट्स अपने कवर किए हैं।
हमने अजम्पशंस मैंने आपको उसी में बता दी थी, फिर हमने कन्वेंशंस अपने कवर किए। तो यहाँ पर ये कुछ आगे हैं जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आपने देखा था कि स्लाइड में दोनों चीजें अलग अलग हैं। बस ये समझ लेते हैं, जो अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पहले पढ़ रहे थे वो एस्टेब्लिश्ड होते हैं बाय लॉ, और ये गाइडलाइंस होती है बेस्ड अपॉन कस्टम्स और यूसेज। तो जो भी गाइडलाइन बेस्ड अपॉन कस्टम्स और यूसेज, कस्टमाइज करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, ये तो लॉ है, इसमें तो चेंज करने की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। इसमें थोड़ा सा हमारे पास एक कन्वेंशंस में होता है कि हम उनको अपने हिसाब से नहीं, मतलब सभी मिलकर कंसेंसस बना के थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जो बायसनेस होती है, नो स्पेस फॉर पर्सनल बायसनेस इन द अडॉप्शन, क्योंकि ये आपको बता दिया गया, फरमान दे दिया है भाई इसको फॉलो करना है, तो उसमें बायसनेस कैसे होगी? मुझे कुछ बताया जाएगा, फॉलो करना है तो करना है, बात खत्म है। बट यहाँ पर क्या होता है, बायसनेस होती है अडॉप्शन में, क्योंकि हर किसी को अपने फायदे के हिसाब से कुछ चीजें मैनिपुलेट की जा सकती हैं। भाई सीए भी तो मैनिपुलेट हो सकते हैं ना, इंसान है वो भी, जो बड़ी बड़ी बिग फर्म्स हैं, बिग फोर हैं, तो हर आदमी अलग अलग होता है, मतलब उनकी तो खैर क्रेडिबिलिटी होती है काफी अच्छी, बट फिर भी जो इंडिविजुअली देखें तो बायस्ड हो सकते हैं। तो यूनिफॉर्म अडॉप्शन है, यूनिफॉर्मिटी के बारे में बात करें, दुनिया भर में यूज होती है। नो यूनिफॉर्म अडॉप्शन बिकॉज क्योंकि ये आपके कंट्री के अंदर, देश के अंदर थोड़ा बहुत जो मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो हमें इसको देखना होता है कि ये यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, ये यूनिफॉर्म होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो हमने कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन किए हैं।